हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वेटेज के हिसाब से 5 मार्क्स किसका वेटेज है। 5 मार्क्स अपने एनसीईआरटी में बोर्ड में कवर होते हैं। इससे ज़्यादातर तो इसमें न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं। आप यूँ मान सकते हो कि 3 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल कवर होंगे और 2 मार्क्स तक की थियरी कवर होगी। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थियरी पर बेस्ड हैं। अगर आपको थियरी अच्छे से नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल आपके लिए भारी हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे से समझिए, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सभी लोग करिएगा। कुछ हेल्प हम भी करेंगे, टाइम टाइम पर आपको गाइड करते रहेंगे और कुछ आप लोग अपने लिए अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स करिएगा। सबसे पहले ये देखिए केमिकल काइनेटिक्स है क्या। अभी अपने पास देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, इससे जस्ट पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करी थी, उससे पहले सोल्यूशन कवर हुआ था। केमिकल काइनेटिक्स देखो, केमिकल का मतलब केमिकल से है, केमिकल रिएक्शन से है, और काइनेटिक्स का मतलब काइनेसिस से है। काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट। मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट मीन्स क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट से मेंशन करते हैं। तो अब जैसे हमें इसकी डेफिनेशन अगर हमें कहीं लिखनी है या किसी को बतानी है, समझानी है या अपने को समझना है, तो पहले नंबर पर साइंस की ब्रांच है। तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट। और केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उसकी स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स अपने साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे। मतलब रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिया जाए या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिया जाए, दोनों रिस्पेक्ट में रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट को डिफाइन कर सकते हैं, रेट की बातें कर सकते हैं। रेट का सिंपल मतलब क्या है? कितना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर्स, पर डे, कुछ भी ले सकते हैं, पर यूनिट टाइम अपने को लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब काइनेसिस का मतलब भी होता है, ये ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, इसका मतलब होता है मूवमेंट। कहने का मतलब मूवमेंट किसका होगा? यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, एक तरह से रिएक्टेंट का मूवमेंट प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है। तो ये सिचुएशन हमें समझनी है। अब मान लिया जाए कोई भी हम रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखा जाए इनिशियल टाइम अगर हम T1 मान लेते हैं, रिएक्टेंट को R1 मान लेते हैं, प्रोडक्ट को हम देखो P1 मान लेते हैं, और अगर हम एक टाइम इंटरवल के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है कि एट टाइम T2, अब आपको देखने से लग रहा है कि हमारा जो इनिशियली अगर हम लोगों ने T1 टाइम से इसको स्टार्ट किया है या T1 टाइम पर हमने इसको लिया था, सपोज कर लीजिए T की वैल्यू यहाँ हम 0 भी ले सकते हैं, इनिशियल लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या हम लोग स्पेशली T1 भी मान सकते हैं। रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन R1 है, और ये प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन देखा जाए हमारा T1 है। तो T1 टाइम पर अगर हम देखा जाए स्पेशली, अगर हम ये सिचुएशन मान के चलें, यहाँ पर हम टाइम इनिशियल वर्ड की जगह पर हम केवल टाइम लें, ज़्यादा अच्छा अपने लिए है। इनिशियल वर्ड का कोई यहाँ पर इतना बड़ा रोल है नहीं, क्योंकि अपने को डिफरेंस निकालना है। तो टाइम अगर T1 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, और प्रोडक्ट का देखा जाए P1 है। अगर हमने एट टाइम T2, कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमने T2 कंसिडर कर लिया, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, साथ में प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। तो हमने देखो इसको R2 और इसको हमने P2 मान लिया। अब यहाँ पर देखा जाए अगर हमें डेल्टा T निकालना है, मतलब टाइम में कितना चेंज हुआ है, तो फाइनल देखो हमारे पास क्या है, T2 माइनस T1। ये हमारे पास डेल्टा T टाइम इंटरवल है, कितना टाइम का गैप देखा जाए T1 और T2 के बीच में, T2 माइनस T1। अगर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में देखा जाए डेल्टा R अगर लेना हो, तो आपको पता है यहाँ पर देखा जाए कि R2 माइनस R1, ये वैल्यू हमारे सामने देखो, डेल्टा R जो हमारे सामने आएगा R2 माइनस R1 आएगा। डेल्टा P अगर हम यहाँ पर लेके चलना चाहेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये हमारे सामने P2 माइनस P1 आ जाएगा।
तभी आपके सामने देखा जाए, अगर यहाँ पर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब कि हमारा रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो रेट के लिए देखा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर देखा जाए हम स्पेशली ले सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ले सकते हैं। ध्यान रखना डेल्टा आर यानी क्या है, यहाँ पर R2 माइनस R1, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजेस है, और डेल्टा टी जो हमारा टाइम इंटरवल देखा जाए T2 माइनस T1 है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर देखना क्या है कि R2 की वैल्यू लोअर है और R1 की वैल्यू कम है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो R2 की वैल्यू कम आएगी और R1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो रिजल्ट क्या, डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगी। इसलिए हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो रेट अगर निकालना होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का यूज करेंगे। मतलब ये ध्यान में रखने की जरूरत अपने को है, आप लोग इसका ध्यान रखना। अगर यहीं पर अगर हमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। इस केस में अगर हम यहाँ पर देखा जाए कंसंट्रेशन देखा जाए डेल्टा पी है, और आपको देखने से लग रहा है कि P2 की जो वैल्यू है, P2 की वैल्यू आएगी P1 से ज़्यादा आएगी, तो आप ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो तो डेल्टा पी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। यहाँ पर देखा जाए डेल्टा, यहाँ पर हम प्लस स्पेशली देखा जाए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये सिचुएशन हम ले सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए पॉजिटिव साइन क्या बता रही है कि टाइम के साथ हमारा जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए ये माइनस साइन क्या शो कर रही है कि टाइम के साथ हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इसको कहीं हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स अपना क्या शो कर रहा है, ये किसी भी रिएक्शन के रेट को कह सकते हो, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, इसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर स्पेशली करते हैं। तब आपको ध्यान देना स्पेशली यहाँ पर ये है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए हमने रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट लिया है, T1 टाइम पर देखा जाए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को R1 ले लिया, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को P1 ले लिया, टाइम T2 पर R2 और R2 ले लिया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और P2 ले लिया प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। डेल्टा टी जो हम निकालेंगे यहाँ पर देखो T2 माइनस T1 लेके चलेंगे, और डेल्टा आर देखा जाए हम निकालेंगे यहाँ पर R2 माइनस R1 लेकर के चलेंगे स्पेशली। डेल्टा पी निकालेंगे देखा जाए P2 माइनस P1 स्पेशली लेकर के चलेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अगर हमें निकालना है, माइनस साइन इसलिए लगाएंगे हम लोग क्योंकि देखा जाए टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, R2 की वैल्यू कम आएगी, R1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव साइन में आएगा। और टाइम के साथ हमारे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देखो बढ़ेगा, इसलिए P2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, P1 कम आएगी, इसलिए हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन, ये ध्यान रखना है अपने को रेट डिफाइन करने के लिए। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इस रिजल्ट के बेसिस पर हम रेट निकालेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेशली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेशली देना चाहेंगे आपके सामने, इसके अगले स्टेप पर हम लोग मूव करेंगे। बड़ा सिंपल सा केस हम लोगों के सामने है, स्पेशली आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको समझोगे, एक स्टैकोमेट्रिक रिलेशन अपने को बनाना होता है, इसकी जरूरत हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा रहती है, हम लोग इसको न्यूमेरिकल को अपने करना ही करना रहता है। यहाँ पर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग reactions involving different stoichiometric coefficient,
डिफरेंट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये अपने को ध्यान रखना। देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये भी देखा जाए हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी जरूरी है। और न्यूमेरिकल इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, स्पेशली ध्यान देना है। करना क्या अपने को ये है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे और इसकी तरफ थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना है, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है, रिएक्ट करने का रेशियो है, बनने का रेशियो है, उसके लिए हम स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। अब इनमें हमें स्पेशली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट को डिफाइन करना है। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर A प्लस बी लेकर के चलें, गिव्स आउट 2C। अब देखा जाए ये सिचुएशन हमारे सामने क्या शो कर रही है। अगर यहाँ ध्यान से अगर हम लोग देखें स्पेशली, देखो A 1 मोल अगर हमारे पास है, B 1 मोल है, तो 2 मोल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर स्पेशली यहाँ पर हम इस केस को लेके चलें, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ, अगर मान लो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अपने को रेट लेना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, rate of disappearance of A is equal to rate of disappearance B is equal to rate of appearance of C। अगर हम इस रिलेशन को लेकर के चलना चाह रहे हैं स्पेशली, देखो A एंड B, 1 मोल A रिएक्ट विथ 1 मोल B एंड फॉर्म 2 मोल C। तो अगर हम इस केस को लेकर चलें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। ये जो हमारे सामने ये रिलेशन है, ये तो हमारा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि देखा जाए 1 मोल हमारा A प्रोडक्ट है और 1 मोल B प्रोडक्ट है, लेकिन 2 मोल देखा जाए हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो 1 मोल अगर रिएक्टेंट 1 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A की वैल्यू आएगी, उतनी ही वैल्यू B की भी आएगी। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, यहाँ तक तो हम राइट हैं। लेकिन जरा देखा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C जो हमने लिया है, इस वाले जगह पर देखा जाए तो हम लोग गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल और 1 मोल तो ये 2 मोल प्रिपेयर हो रहा है, और हमें देखा जाए मतलब जिस रेशियो में, जिस रेट से A डिसअपियर हुआ है या B डिसअपियर हुआ है, उसके डबल रेशियो से, उसका 2 गुना 2 टाइम्स हमारा C प्रोडक्ट बना है। और हमें देखा जाए इक्वल की साइन हमने लगा रखी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखा जाए 1/2 अगर इसको कर दें, मतलब हाफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तब अपना इक्वल की साइन यहाँ पर रिलेशन बनेगा। अदरवाइज अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C लेते हैं तो हम यहाँ पर गलती हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बेसिस पर, देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, काफ़ी काम का प्रोडक्ट है। इस बेसिस, इस काफ़ी काम का हमारा टॉपिक है, इस पर बहुत से न्यूमेरिकल अपने करने को मिलते हैं और बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। बस आप रिलेशन प्रॉपर तरीके से बनाना आपको आ जाए। फिर एक बार देखते हैं, 1 मोल A रिएक्ट विथ 1 मोल B एंड फॉर्म 2 मोल C, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम डिसअपियरेंस जिस रेट से A का हो रहा है, उसी रेट से डिसअपियरेंस B का हो रहा है, क्योंकि दोनों की स्टैकोमेट्रिक वैल्यू 1 और 1 है। यहाँ पर स्टैकोमेट्रिक रिलेशन चूंकि सेम है, इसलिए दोनों की रेट जो डिसअपियर होने की होगी वो सेम आएगी। लेकिन प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ये देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में डबल रेशियो में बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है। लेकिन हमने क्या लगा रखा साइन, देखो इक्वल की साइन लगा रखी है। तो अब ये जितना, जिस रेशियो में A डिसअपियर हुआ है, जिस रेशियो में B डिसअपियर हुआ है, उसके डबल रेशियो में C अपीयर हुआ है, मतलब बना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें रेट का रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो अब चूंकि ये डबल रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या, अगर हम इसकी स्टैकोमेट्रिक वैल्यू को 1/, में ले आए, देखो स्टैकोमेट्रिक वैल्यू यहाँ 2 है, उसको 1/, में अगर हम ले आए, तो अब अपना ये रिलेशन प्रॉपर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक इसका डबल देखो अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, और मैंने उसका हाफ कर दिया, स्टैकोमेट्रिक वैल्यू को 1/2 में ले आए। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ये रिलेशन हमारा बन जाएगा। इसलिए
अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं और उनमें रेट में रिलेशन बनाना है, तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू रहेगी उसको 1/, में हम यहाँ पर ला करके नीचे ले आएंगे और 1/, में कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब अब इसमें देखा जाए, अगर हम इसमें रेट को अगर स्पेशली हम लोग लेके चलें, स्पेशली रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए डेल्टा ए चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम देखा जाए, लेकिन आपको पता है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पता है टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए हम माइनस साइन में यहाँ पर लेके चलेंगे। इज इक्वल टू, अगर बी की तरफ हम आ जाएं, डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, इसको लेके चलें, फिर भी ये भी रिएक्टेंट है, इसलिए देखा जाए यहाँ पर हम साइन माइनस का लेके चलेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो चेंज इन कंसेंट्रेशन, अगर हम यहाँ पर देखा जाए सी का लेके चलें अपॉन डेल्टा टी लेके चलें, तो आपको पता है कि जिस रेशियो में डिक्रीज होगा उसका डबल रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, और हम इक्वल की साइन हमेशा लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 और ये वैल्यू प्लस में लेंगे, प्लस में इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए अपना जो रिलेशन बनेगा ये 1/2 के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 2 है। तो अब ये हमारा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का देखो एक रिलेशन हमारे सामने प्रिपेयर हो गया। जो भी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू थी उसको 1/, में हमने यहाँ पर देखो ला करके सेट कर दिया, 1/, में हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो आपको यही ध्यान रखना है, जब कभी भी रिलेशन बनाना पड़ेगा तो आपके सामने जो भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज जिसमें जो है जो उनका नंबर है उसको 1/, में ला करके सेट करना है, हमारा रिलेशन प्रिपेयर हो जाएगा। और इस बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स करने को मिल सकते हैं, बस ये रिलेशन अपने को बनाना आना चाहिए। इसमें और एग्जाम्पल्स हम लेकर के आपको समझा दें, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट और प्रॉपर बन जाएगा। इसमें स्पेशली कोई भी इस टाइप का रिएक्टेंट ले लिया जाए, प्रोडक्ट ले लिया जाए, उसमें रिलेशन बनाया जाए, तो स्पेशली देखा जाए हमारे सामने कोई न कोई रिजल्ट यहाँ पर तो बनेगा ही बनेगा, जो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखा जाए अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ मैं बढ़ूँगा। यहाँ पर जैसे देखा जाए एग्जाम्पल्स 2N2O5, यहाँ पर देखा जाए 4NO2 प्लस O2, ये मान लिया जाए कि हमारे सामने ये सब गैसियस प्रोडक्ट है। अगर इनमें हमें रिलेशन बनाना है तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन किसका, N2O5 का, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है, अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन इससे पहले देखो 2 है तो 1/2 और साइन क्या लेके चलेंगे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 2 है तो 1/2 माइनस साइन लगा दी, चेंज इन कंसेंट्रेशन N2O5 अपॉन डेल्टा टी। अब इज इक्वल टू, अब देखा जाए हमारे सामने ये प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू देखा जाए प्रोडक्ट है तो हम प्लस साइन लगा के चलेंगे 1/4, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 4 है। यहाँ पर चेंज इन कंसेंट्रेशन NO2 का लेके चलेंगे अपॉन डेल्टा टी लेकर के चलेंगे, ये अपने रिलेशन में आना चाहिए। साथ में देखो O2 प्रोडक्ट है और इसके पहले देखा जाए यहाँ पर नंबर 4 था इसलिए 1/4 मैंने लिया, यहाँ पर नंबर 1 है तो 1/1 सेम वैल्यू आएगी, इसलिए प्लस डेल्टा, यहाँ पर O2 का कंसेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है अपॉन डेल्टा टी, ये रिलेशन हमारा देखो बन करके आ जाएगा। अगर हमें बाई चांस इसका रेट हमें पता है, यानी रेट की वैल्यू हमें मिल गई है और ये कंसेंट्रेशन हमें चाहिए NO2 का चाहिए, NO2 यानी रेट इसका चाहिए, तो देखो 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेट निकल के आ जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये रिलेशन हमारे सामने है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेट इज इक्वल टू, अगर इसका निकालना पड़ेगा तो पता है देखो रेट की वैल्यू अगर हमें पहले से दी गई है या पता है तो 2 देखो इधर आ जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल करते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस किया जाए। अब देखो H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, बिल्कुल वही सेम केस आ गया इससे पहले वाला। अब रेट इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस साइन लेके चलेंगे, इसके पहले देखो वैल्यू 1 है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपने को लेना है H2 का अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट आयोडीन है, चेंज इन कंसेंट्रेशन I2 अपॉन डेल्टा टी, और इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 वैल्यू लगी है तो ये प्लस में आएगी 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन HI का लेके चलेंगे अपॉन डेल्टा
टी, ये हमारा रिलेशन बनेगा। तो रेट देखो यहाँ पर रिएक्टेंट है इसलिए हमने माइनस साइन लगा रखा है, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 1 1 है इसलिए यहाँ पर 1 का कोई लेना देना नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं, तो 1 ऑलरेडी है, यहाँ 2 इसलिए 1/2। ये रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। एक और आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, इसकी बात जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। स्पेशली देखा जाए 5 BR माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट, यहाँ पर देखा जाए 3 Br2 प्लस 3H2। ये हमारे सामने एक रिलेशन स्पेशली है, इसको जरा देखा जाए 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 3 Br2 प्लस 3H2। अब इसके लिए अगर हमें रेट का रिलेशन बनाना है स्पेशली इसी तरह से, तो आपको ध्यान रखना कितना सिंपल है। यहाँ पर देखो ये रिएक्टेंट है और 5, तो -1/5 आपको माइनस साइन तो लेनी अपने को पड़ेगी। चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पर देखा जाए Br माइनस अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। इस वाले केस में आ जाओ क्योंकि माइनस साइन लेना क्योंकि रिएक्टेंट है और स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू 1 है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन BrO3 माइनस अपॉन चेंज इन टाइम, इसके लिए मैंने ले लिया इक्वल टू, यहाँ देखो 6 है तो क्या करेंगे माइनस साइन 1/6 तो लेके चलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन H प्लस का अपॉन चेंज इन टाइम। ये देखा जाए हम लोगों ने इसके रिस्पेक्ट में ले लिया। अब इधर आ जाइए, देखो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में देखो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन Br2 अपॉन डेल्टा टी, और इक्वल टू ये भी देखो प्रोडक्ट है अपना तो प्लस साइन लेना ही लेना है 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन H2O अपॉन डेल्टा टी। अगर अपने को इस तरह से रिलेशन बनाना आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा स्पेशली न्यूमेरिकल्स करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या देखना है इसमें, देखा जाए 5 Br माइनस है, देखो यहाँ पर 5 स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है 1/5 ले लिया, माइनस साइन मैंने यहाँ पर लगा रखा क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन Br माइनस, देखो इसका माइनस साइन लेने का पर्पस केवल इतना सा है, रिएक्टेंट तो है और यहाँ पर हमने माइनस साइन क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, साथ में देखा जाए ये माइनस साइन लोगे और ये वैल्यू जो आएगी चेंज इन कंसंट्रेशन जो इसकी आएगी ये भी माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस जो रेट हमारा आएगा ये हमेशा प्लस में आएगा, इसका ध्यान रखना। माइनस साइन लेने से हमारा बेनिफिट क्या रहेगा कि रेट कभी माइनस में नहीं आएगा, रेट हमेशा प्लस में आएगा। कैसे? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आएगा चेंज जो निकालोगे आप डेल्टा Br जो निकालोगे या BrO3 निकालोगे या H प्लस निकालोगे, इनिशियल तो ज़्यादा रहेगा फाइनल कम आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल से हम डेल्टा निकालते हैं, ये वैल्यू माइनस में आएगी और माइनस साइन देखो पहले से लगी हुई है तो माइनस और माइनस क्या रिजल्ट आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट का तो ऑलरेडी प्लस में आएगा क्योंकि पहले से ही प्लस में है, इसलिए हमने माइनस साइन अपने को लेना पड़ता है, माइनस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अपना रिलेशन बनाने का, स्पेशली डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं तो उनमें हम कैसे रिलेशन इनका बनाएंगे। अब हम इसके आगे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। इसकी तरफ थोड़ा मूव करें, बिल्कुल इजी गोइंग ये टॉपिक अपने दिमाग में आ जाएगा और आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ भी जाओगे, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल टास्क नहीं है। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, जरा इसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, जरा इसकी बात करें। देखो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का बड़ा सिंपल सा केस है। मान लो कोई भी एक हम लोग हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट लेके चलें, देखो प्रोडक्ट आ रहा है स्पेशली, यहाँ पर देखा जाए अगर हमें रेट निकालना होगा तो रेट इज इक्वल टू, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे सामने रेट आएगी। अब प्रोडक्ट के लिए देखा जाए अगर निकालना पड़ेगा रेट, प्रोडक्ट के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखने से मिल रहा है ये वैल्यू प्लस में लेनी है,
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा जो रिलेशन है। लेकिन जो डेल्टा है ये एवरेज रेट है, कहने का मतलब ये एवरेज का मतलब क्या हुआ, आपको पता है जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो जल्दी से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज यानी कम होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा रहेगी और धीरे धीरे टाइम के साथ रेट कम होती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा साइन लगती है ये एवरेज रेट आती है। देखो यहाँ पर हमने एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट रखा है, तो ये एवरेज निकल करके आती है हमारे सामने, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे मान लिया जाए अगर आप घर से स्कूल अपने आते हैं, तो घर से स्कूल अगर आप मान लो टू व्हीलर से आ रहे हो, तो टू व्हीलर में जो उसकी स्पीडोमीटर है, वो जो स्पीडोमीटर रीडिंग बता रहा है 20, 30, 40 जो भी बता रहा है किलोमीटर पर आवर्स, वो इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपकी गाड़ी की। कैसे? क्योंकि उस समय जैसे मान लो अगर स्पीडोमीटर 20 बता रहा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे जो टू व्हीलर की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर्स है। अगर वो 40 बता रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर्स है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को दे रहा है। लेकिन अगर सपोज करो स्कूल तक आने में अपने को 10 मिनट का टाइम लगा है और स्कूल तक घर से अपने स्कूल की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो कि 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम आपने लिया है। जो अपनी बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो तो इंस्टेंटेनियस उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड है बता रहा है, और अपने को अगर यानी तो निकालना है एवरेज वैल्यू तो कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, कितना टाइम मैंने यूज़ किया है। तो जो हमारे सामने डेल्टा की वैल्यू आ रही है ये एवरेज बेसिस पर है, देखा जाए एवरेज रेट को डिफाइन कर रही है। लेकिन आपको पता है अगर हम डेल्टा टी को इतने स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दें, अगर यहाँ पर देखो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, अब इसमें देखा जाए कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इतना स्मॉल रिलेशन यानी इतने छोटे छोटे पार्ट में डेल्टा टी को कन्वर्ट कर दें कि दो जो पास वाले टाइम गैप हैं उनका डिफरेंस अप्रॉक्स जीरो आ जाए, तो वो सिचुएशन हमारे सामने इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा साइन न लगा रखिए, देखो डी आर लगा देते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ये जो डी लग जाता है मतलब क्या, डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल चेंज के बेसिस पर हमारा ये है। अब हमारे सामने जो ये सिचुएशन आ रही है देखा जाए ये इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पर जो रेट हमारे सामने आ रहा है ये तो एवरेज रेट है, देखा जाए रेट एवरेज है, लेकिन ये जो हमारे सामने आ रहा देखा जाए रेट यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस है। ये देखा जाए ये जो रेट हमारे सामने आ रहा है माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है। कब? जब हम डेल्टा टी को इतना स्मॉल डिफरेंस बना दें कि एक टाइम और दूसरे टाइम के बीच का टाइम इंटरवल अप्रॉक्स हम जीरो मान सकते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस का नाम देंगे। ऐसे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं रेट, देखो एवरेज हमारे सामने है, यहाँ पर प्लस साइन तो हम लगाएंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इसी में अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी अगर इतना स्मॉल हम कर दें, अब हमारा देखा जाए यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस आएगी डी पी अपॉन डी टी। तब हमारे सामने ये जो रेट निकल के आई है ये देखा जाए ये इंस्टेंटेनियस है, कहने का मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट आएगी। डिफरेंशिएशन का डी एक्स अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी या डी पी अपॉन डी टी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो एवरेज रेट का मतलब क्या है कि जो एक टाइम गैप के बाद कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है और कितना टाइम इंटरवल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन है हमारा कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ और टाइम कितना यूज हुआ है। अगर हम डेल्टा टी को टेंस टू जीरो कंसिडर कर लें, इतना स्मॉल मान के चलें तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपको ये सिचुएशन दिमाग में रखने की जरूरत है। एक सिंपल सा केस है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम कुछ फैक्टर की बात कर लें कि जो रेट को अफेक्ट करते हैं, उसकी तरफ मूव करेंगे और फिर इसके आगे हम लोग मूव करेंगे। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस
आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पर देखा जाए, ये भी हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखा जाए हमें कुछ सिंपल फैक्टर की बात करनी है। सबसे पहले देखा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में पता ही है, केमिकल काइनेटिक्स साइंस की ब्रांच है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम रिएक्शन के रेट की स्टडी कर रहे हैं एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए हमारे पास फैक्टर जो है कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहला फैक्टर। ध्यान रखना आप लोग, कंसंट्रेशन का मतलब सिंपली आपको समझ में आ ही रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट बनने की स्पीड ज्यादा रहेगी, या रिएक्टेंट के चेंज होने की स्पीड ज्यादा रहेगी। कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कम होता जाएगा रेट डिक्रीज करेगा। तो अगर रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज करेगी तो प्रोडक्ट वाली की भी रेट डिक्रीज करेगी। तो हमारे कहने का मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट है। मतलब कंसंट्रेशन हाई है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, या रिएक्टेंट की चेंज होने का कंसंट्रेशन ज़्यादा, चेंज होने की जो रेट है वो ज़्यादा आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रिलेशन है। इसके आगे देखा जाए सेकंड नंबर पर हम टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं। देखो नाम से क्लियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत बड़ा की रोल है। आगे इसका पूरा का पूरा एक हमारे सामने देखा जाए एक डेरिवेशन भी इंक्लूड होगा, हम एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा रेट इंक्रीज होगा। ध्यान रखना आप लोग, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। When we increase the temperature, the rate of reaction also increases. Always, exothermic और एंडोथर्मिक, रिएक्शन का नेचर कैसा भी हो, एक्सो हो या एंडो हो, रिएक्शन का रेट हमेशा बढ़ेगा। स्पेशली देखा जाए आगे इसका पूरा का पूरा फुल डेरिवेशन और सब कुछ अपने सिलेबस में है, आगे हम उस वीडियो में उसको कवर करेंगे। लेकिन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। थर्ड नंबर पर देखा जाए हम लोग लेके चलेंगे, स्पेशली हम थर्ड पॉइंट की तरफ आए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसकी बात थोड़ा सा मैं कर लूं। देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नेचर पर हमारा रेट पूरी तरह से डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उस केस में ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। जैसे देखा जाए अगर मान लो कि मैं H2 प्लस I2 को लेकर के चलूँ, यहाँ देखिए 2HI बनेगा, तो इनिशियली क्या होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो बॉन्ड है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में देखो बॉन्ड बनेगा। तो ये जो हमारे पास ये बॉन्ड है ये ओल्डर बॉन्ड है जो रिएक्टेंट के बीच में है, और ये जो न्यू बॉन्ड क्रिएट होगा ये प्रोडक्ट के बीच में बनेगा। तो रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, अगर ओल्ड बॉन्ड इजी गोइंग बन रहे हैं और न्यू बॉन्ड इजी गोइंग बन रहा फॉर्म हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड अगर इजी गोइंग ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड इजी गोइंग फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन की रेट ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगी। और अगर बाई चांस ओल्ड बॉन्ड के ब्रेक होने में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हाई एनर्जी की नीड है, वो नॉर्मली इसको अवेलेबल हो नहीं पा रही है, तो ये ओल्ड बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यू बॉन्ड बनेगा नहीं। इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर पूरी तरह से ये इस पर हमारा रिएक्शन का रेट डिसाइड होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होने हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। जितने इजी गोइंग ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड बनेगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन की रेट होगी, चाहे वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालो या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो। ये ध्यान रखना आप लोग। इसी तरह से अगले पॉइंट की तरफ हम आए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
अगले पॉइंट पर देखा जाए हम लोग प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को लेकर चलें। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जरा इसकी बात करें। देखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट करता क्या है, सबको पता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, लेकिन ये रिएक्टेंट के यानी रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है, कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में इन्वॉल्व होते हैं और प्रोडक्ट बहुत फास्ट बनने लगता है। मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर ज़्यादातर कैटलिस्ट की बात आती है तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही लेकर के चलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करते, लेकिन कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखा जाए सबसे अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए सरफेस एरिया की तरफ बढ़ेंगे। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया पे देखा जाए, अगर सरफेस एरिया लार्ज होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान रखना आप लोग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर क्या है, इस पर देखा जाए हमारा रेट डिसाइड होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब चीज़ें हमारे सामने कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी इन पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में ये अभी बेसिक पार्ट है, स्पेशली हमारे केमिकल काइनेटिक्स का, तो अभी मैंने बेसिक पार्ट डिस्कस किया है। कल वाले वीडियो में यानी इसके अगले वाले वीडियो में हमारा देखा जाए जो हमारा कॉन्सेप्ट इसके आगे कवर होगा, वो अब यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होगा। रेट ला एक्सप्रेशन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब कवर होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। कोई प्रॉब्लम किसी को आएगी तो एक बार और वीडियो देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन 100% निकालूंगा। थैंक यू।